शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के गद्य खंड में संकलित छठा अध्याय जो स्पीति में बारिश कृष्णनाथ की रचना है उसका प्रथम व्याख्यान देखेंगे। तो आइए सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। तो कृष्णनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सन 1934 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की। इसके बाद इनका झुकाव सामाजिक आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में इनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। इनकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर अधिकार है। वे दोनों भाषाओं की पत्रकारिता से जुड़े रहे। ये हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में कई वर्ष तक रहे। इन्होंने अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। वे राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। इन्होंने भारतीय व तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्यापन किया। नागार्जुन बिहार के कवि हैं और बहुत बड़े दार्शनिक कवि हैं। उनकी कई सारे कविता जो आम शोषित वर्गों को लेकर के, गरीबों को लेकर के लिखी गई है, उस पर इन्होंने काम करने का कार्य किया। एक अकाल कविता वो लिखते हैं और कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चकिया रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पे छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही पस्त, आदि आदि की कविताएं उन्होंने लिखने का कार्य किया। इन्होंने भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति के साथ बौद्ध दर्शन पर काम किया। इन्हें लोहिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली आदि रचनाएं इन्होंने देने का कार्य किया। उक्त पाठ आज जो आप पढ़ेंगे, यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति में बारिश जो आप देखेंगे वह एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु और जलवायु, फसल व भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित हैं। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाइयों भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों को पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहीं बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। भारत के युवाओं को लेखक अपनी इस रचना के माध्यम से, या विश्व के युवाओं को लेखक अपनी इस रचना के माध्यम से कपल जोड़ों को, पति पत्नी को, प्रेमी प्रेमिका को, ऐसे लोगों को अपनी तरफ आने के लिए आमंत्रित करता है जो यात्राओं को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, बर्फ के गोले को लेकर के, ओस की बूंदों को, नदियों को, पर्वतों को, पहाड़ों को लेकर के उत्साहित होते हैं। इनके लिए स्पीति सबसे सुगम स्थान है और ऐसे स्थान पर उनको आमंत्रित करना चाहता है, बुलाना चाहता है। और उसकी छटा अर्थात भारत के एक छोटे से कोने में जहाँ पहुँचना दुर्गम तो है, लेकिन इतनी अद्भुत और इतनी अकल्पनीय वहाँ की सुंदरता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सिर्फ देखा जा सकता है, सिर्फ उसको अनुभव किया जा सकता है, भोगा जा सकता है। उसका वर्णन अवर्णनीय होगा। जितना उसके विषय में आपको बताया जाए उतना कम है। लेखक इसीलिए अपने समस्त विश्व के पर्यटकों को, युवाओं को अपनी तरफ आने के लिए आकर्षित करता है। आइए देखते हैं
कि स्पीति हिमालय के लाहौस, स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौस स्पीति जिले की तहसील है। जो स्पीति है वह हिमाचल प्रदेश के लाहौस स्पीति जिले की तहसील है। लाहौस स्पीति यह योग भी आकस्मिक ही है। कहता है लाहौस स्पीति का यह योग भी एक आकस्मिक ही है, इनमें बहुत योगायोग नहीं। ऊंचे दर्रे और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में कम रहा। अर्थात जानते ही हैं कि जहाँ कठिनाइयाँ होती हैं, जहाँ दुविधाएं होती हैं, वो रास्ता हम चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। हम जरा सा भी, जो भारतीय प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वे जरा सा भी संघर्ष करना नहीं चाहते। वो आराम तलब जीवन खोजते हैं। उनको जहाँ बहुत आराम, काम पेशे में ऐसी चीज़ें दिखाई देगी, वो ऐसा पेशा चुनते हैं जिसमें उनको बड़ा आराम फील होता है। काम करने अकड़मयता अपनी प्रकट करते हैं। तो जहाँ कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, जहाँ जीवन में कठिनाइयों का अनुभव होता है, वहाँ से हम रुख मोड़ लेते हैं। यही कारण है कि इतिहासकार अर्थात जो अपने क्षेत्र के, अपने विश्व के भौगोलिक स्थिति का बंटवारा करने वाले जो लोग थे और जिन जिन स्थानों के नामकरण करने वाले लोग थे, उन नामकरणों में यहाँ तक के जो मार्ग थे वो अत्यंत कठिन थे। इसलिए इसका नाम इतिहास में बड़ा कम देखने सुनने को मिलता है। अलंग भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है, जिसको लांग पाना, अलंग मीन्स होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, अलंग जिसको लांग पाना बहुत ही मुश्किल हो। तो अपना भूगोल क्या है कि अनंत है, का इतिहास एक बड़ा कारक है। जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है। कहते हैं वहाँ की जो संचारिक गतिविधियाँ अर्थात फोनिक गतिविधियाँ हैं, उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ है। तब भी लाहौस स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकते हैं। वसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है, शीत में प्रायः असंभव। कहता है वसंत ऋतु वहाँ जो होती है, उसमें वहाँ थोड़ा सा बर्फ हटता है, थोड़ा सा जनजीवन सामान्य होता है, वरना अन्य ऋतुओं में तो एकदम असंभव है। पूरे रास्ते बर्फ से पूरी तरह ढक जाते हैं, लोगों के घर तक ढक जाते हैं, लोग अपने घरों से निकल तक नहीं पाते हैं। इतना दुर्गम जीवन भारत के जो मूल निवासी वहाँ के हैं वो होते हैं। लेखक उनको सलाम करता है, उनको वो ढेर सारा ईश्वरीय आशीर्वाद देना चाहता है कि अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से ऐसा अटूट उनका संबंध है, ऐसा अटूट उनका प्रेम है जो कभी हटता नहीं। वरना वह भी चाहते तो दिल्ली मुंबई जैसे नगरों में आकर के बस कर करके अपना जीवन व्यतीत कर लेते, और उनको स्पीति में रहने की, इतनी दुर्दशा सहने की, इतने दुर्गम स्थानों में रहने का कोई औचित्य नहीं था, कोई शौक नहीं। लेकिन उनको अपनी मातृभूमि सबसे प्यारी है, और अपनी मातृभूमि के लिए वैसे दुर्गम स्थानों पर वहाँ रहने वाले लोग अपना जनजीवन यापन कर रहे हैं, उनकी स्थिति को देखता है। फिर कहता है कि प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग नहीं रही। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल, कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही। कहीं जब जब परिवर्तन हुआ, अर्थात इसका जो क्षेत्र था भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो ये ऐसे पार्ट में पड़ता था कि जब जब बंटवारा हुआ तो कभी लद्दाख मंडल में, तो कभी कश्मीर मंडल में, तो कभी बुशहर मंडल, तो कभी कुल्लू मंडल, तो कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही। तब भी प्रायः स्वायत्त रही। इसकी स्वायत्ता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल की इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उनके आते जाते वह अल्प वसंत बीत जाता था। अर्थात जब कोई संदेश वहाँ तक पहुँचता वहाँ के लोगों के लिए, तब तक आधा समय अर्थात बसंत ही ऋतु, उनके बसंत ऋतु जो होती वही एक सामान्य ऋतु होती, और वह भी आधा बीत चुका होता। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपलिचिंग गेनपा में मैंने देखा। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहौसी हृदय कर, आंख बंद कर, चागमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए।
कहता है कि हमने देखा कि जब डायनामाइट से वहाँ के बड़े बड़े विशालकाय पर्वतों को तोड़ने के लिए, बर्फ़ की शिलाओं को तोड़ने के लिए, पर्वत की शिलाओं को तोड़ने के लिए जब डायनामाइट से उनको उड़ाया जाता है, तब वहाँ के जो लाहौसी अर्थात लाहौस के जो रहने वाले लोग हैं, स्पीति के जो रहने वाले लोग हैं, लाहौस तहसील के अंतर्गत जो ये पड़ता है, तो वहाँ का जो लोग जनजीवन है, वहाँ के जो लोग हैं, वह एक दूसरे को पकड़ करके बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंखें खोल कर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीत के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीत को और वहाँ के बिहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। फिर कहता है कि स्पीति में जनसंख्या लाहौस से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है। अनुमान लगा सकते हैं आप, अपने छोटे से कस्बे, एक अपने अपने मोहल्ले को आप ले लीजिए, 10 घरों को मुश्किल से ले लीजिए, तो लगभग हमारी संख्या इतनी हो जाती है। एक मोहल्ले की हमारी जो संख्या है वो इतनी, हमारे एक गांव में भी इससे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। और पूरे स्पीति की जो जनसंख्या है वह 3231 रही। 1971 की गणना के अनुसार 7196। इसके क्षेत्र पर मुझे 1971 की गणना में लाहौस के साथ जोड़कर मिला, जो लगभग 12,015 वर्ग किलोमीटर में है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। अनुमान लगा सकते हैं कि प्रति एक वर्ग मील पर 4 लोग से भी कम पाए जाते हैं। 1901 में प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। लाहौस स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला। कहता है जो ब्रिटिश हुकूमत थी, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उनसे जिस तरह वो थी उसी रूप में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, उसके साथ कोई दखलंदाजी उनकी नहीं हुई। वह जिस रूप में थी उसी रूप में इनको वापस मिली। अंग्रेज़ों को यह 1946 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। स्पीति जब अंग्रेज़ों को सुपुर्द हुई, अंग्रेज़ों को जब मिली, तो 1946 में उस समय कश्मीर के राजा गुलाब सिंह हुआ करते थे, उनसे उनको मिला था। अंग्रेज़ इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के उन वाले क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहते थे। स्पीति का उनको स्पीति लेने का, अपने कब्जे में करने का मात्र एक उद्देश्य था। तो इसके जरिए हो करके, इस रास्ते से हो करके, इसको रास्ते के रूप में अपना करके, अपना ठहराव बना करके और पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्रों में प्रवेश पाना चाहते थे। वहाँ ऊन अच्छा खासा होता था। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दुर्गामी हित भी थे। जो भी हो, 1946 में कुल्लू, लाहौस स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। कहता है 1946 में कुल्लू है, लाहौस है, स्पीति है, ये ब्रिटिश अधीनता के अंतर्गत आ गए। इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, अंग्रेजी गवर्नमेंट थी, वो अपने अधीन कर लिया। पहले सुप्रीटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। फिर कहता है कि इसका बार बार स्थान परिवर्तन होता रहा। स्थान तो खैर वही था, नाम परिवर्तन होता रहा और इस कागजी तौर पर ये हमेशा परिवर्तित होकर के इधर उधर हुआ करता था। अब वो जो था वो कांगड़ा जिले में शरीक कर दिया गया। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो क्या है? तो जो नोनो थे वो स्थानीय शासक हुआ करते थे वहाँ के। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थक से यह नोनो कार्य कराता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था। कहते हैं कि जो द्वितीय, जैसे उप जिलाधिकारी जो होते हैं, एसडीएम जो होते हैं, इनके समकक्ष इसका जो कार्य क्षेत्र होता था वो होता था, मजिस्ट्रेट के बराबर था। लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे, राजा नहीं जो तो दमयंती को भी रानी मानते थे। कहता था इनके राजा और इनकी पत्नी जो हुआ करती थी उनको रानी की संज्ञा दी जाती थी और बड़ा मान सम्मान लोगों के बीच हुआ करता था।
और बहुत ही गर्व से, अर्थात बहुत ही मान सम्मान के साथ, बहुत ही गर्व के साथ इनको अपनाया जाता था। इनके आदेशों का हमेशा पालन किया जाता था, कभी इनके आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। और इनको ईश्वरीय दर्जा दे करके, अर्थात कोई बड़ा अफसर मान करके ईश्वरीय दर्जा दे करके, और पूरे स्पीत के लोग इनके सेवा सत्कार में तल्लीन रहते थे और सर झुकाए इनके आदेशों का पालन करते थे, इनके समकक्ष खड़े रहा करते थे। ऐसी स्थिति देखने को मिलती थी। धन्यवाद।